अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आखिर हुकूमत ने एक नई चाल चल दी है जिसका जिक्र तो कल से ही हो रहा था और इनफैक्ट जिक्र तो पहले से ही हो रहा था। अब कल से इस बात की खबर गर्म थी कि ये होने लगा है और ये फाइनली आज सुबह हो गया है। मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जिसको एक दफ़ा फिर हुकूमत ने बदल दिया और इस दफ़ा बाकायदा कोई पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हुई बल्कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये शब खून मारा गया है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह से आगे जो चीज़ें हैं होती हुई नज़र आ रही हैं। अहम केस भी समाअत के लिए फिक्स हो चुका है और इसके साथ साथ जो पीटीआई का जलसा है उसके लिए भी बड़ी तेज़ी से चीज़ें तैयारी के मराहिल में हैं। और दूसरी तरफ जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि हुकूमत जो है वो फुल क्रैकडाउन भी जारी रखे हुए है और इस वक्त भी बताया ये जा रहा है, खबरें अभी तक जो आ रही हैं कि 50 से ज़ायद कारकुन और लीडर्स या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या घरों पर नज़रबंद हैं, यानी उनको उनके डिटेंशन ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं। तो ये सब सिलसिला भी साथ साथ जारी है। तो इस हवाले से क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में भी गया हुआ है और कोर्ट ने अब कमिश्नर साहब को कह दिया है कि जी 5 बजे तक आप फैसला करें। अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी तक तो फैसला नहीं आया क्या जलसा फिर भी होगा, क्योंकि फिलहाल हम देख सकते हैं कि लाहौर को भी कंटेनरिस्तान बना दिया गया है और हर तरफ कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, शाही किला वगैरह बंद कर दिया गया है, इसका एक नोटिस भी जारी हो चुका है। तो ये सब कुछ जो है हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बाद क्या इसमें पेशरफ्त होगी, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज नेशनल असेंबली की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से एक तौहीन अदालत बाकायदा हो गई है। कैसे, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक वो कानून था जिसके तहत चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर एक कमेटी को दे दिए गए थे और वो कमेटी ये तय करती थी कि बेंचेस कौन से बनेंगे। ये बुनियादी तौर पर जो एतराज़ हुआ करता था कि हम ख्याल बेंचेस ना बने और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जो बेंचेस बनाते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक शख्सी आमरीत का जो है वो इजहार होता है। इसलिए ये जो मामला इसको एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था ताकि चीफ जस्टिस के अलावा भी लोग बेंचेस बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। और ये सब किया गया था उमरता बंदयाल साहब को रोकने के लिए कि वो अपनी पसंद से बेंचेस ना बना सकें, लेकिन उस वक्त तो खैर उन्होंने स्टे देकर इस मामले को रोक लिया था। बाद में जब काजी फायजीसा साहब चीफ जस्टिस बने तो इस मामले को उन्होंने टेकअप किया, फुल कोर्ट भी बनाई और उसके बाद उन्होंने इस कानून साजी को बिल्कुल बहाल रखा, बरकरार रखा और ये क्रेडिट भी लिया कि जी देखिए हमारे होते हुए तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक इतना इनकलाबी काम हो गया है और हमने अपने इख्तियारात जो हैं उनको बाकी लोगों के साथ शेयर कर लिया वगैरह वगैरह। तो हुकूमत भी इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट ले रही थी और काजी साहब ने अभी पिछले दिनों जो सालाना खिताब हुआ करता है उसमें भी इस बात का क्रेडिट लिया कि जी देखिए पहले तो बड़ा इतराज़ होता था हम ख्याल बेंचेस का, अब तो कोई बेंच देख के बता नहीं सकता कि फ़ैसला क्या आएगा। हालांकि ये अपने आप में एक बदतरीन मजाक था। हर कोई बेंच देख के अभी तक बता सकता है कि फ़ैसला क्या आएगा और अभी तक तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ा था। इवन कि कमेटी एक तय कर रही थी, इसके बावजूद काजी साहब अपनी पसंद के बेंचेस बना रहे थे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया था। मंसूर अली शाह साहब ने या मुनीब अख्तर साहब ने उनको बेंचेस बनाने में कोई रुकावट कोई ख़ास नहीं डाली थी, लेकिन प्रॉब्लम अब आना शुरू हुआ था तो उन्होंने फौरी तौर पर इसका एक हल निकाल लिया और वो हल ये है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको खुद इसी हुकूमत ने बनाया था, इसी हुकूमत ने उसको तब्दील कर दिया है और काबीना की महज मंजूरी से एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है सदर जरदारी के दस्तखतों से। और इस ऑर्डिनेंस में 2-3 तरामीम कर दी गई हैं। पहली चीज़ तो ये की गई है कि जो ये कमेटी थी इसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट कर दिया गया है और कहा यह गया है कि चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे। मंसूर अली शाह साहब जो सेकंड नंबर का जो भी चीफ जस्टिस के बाद पियोनी जज होगा, सीनियर पियोनी जज, वो रहेगा मौजूद और तीसरा जो कमेटी का मेंबर होगा वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जाहिर है फिर मतलब चीफ जस्टिस के 2 वोट और जो भी सीनियर प्यूनी जज होगा उसका 1 वोट, तो फिर चीफ जस्टिस अक्सरियत में ही होगा। तो मतलब ये होगा
کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پھر سے ماسٹر آف روسٹر بن گیا ہے. تو بیسیکلی یہ دوبارہ سے چیف جسٹس کو ہی اسٹرینتھن کر دیا گیا ہے اگر اس کو آپ آسان الفاظ میں دیکھیں تو, اور جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کمیٹی میں ویک کر دیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی حکومت نے واردات کی ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دوسرا جو انہوں نے آگے ایک ترمیم کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اب 184(3) کے تحت آپ سو موٹو لیں گے یا جو بھی اپیلز جو ہیں ان کو اگر آپ ٹیک اپ کرتے ہیں سماعت کے لیے, تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اگر آپ نے ارلی ان کی ہیئرنگ فکس کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو عام طور پر اب سپریم کورٹ میں یہ 184(3) کے تحت آئیں گے معاملات, ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا جو اردو میں کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد کے اوپر کیسز فکس ہوں گے. جو پہلے سماعت کے لیے آئیں گی درخواستیں انہیں پہلے فکس کیا جائے گا, جو بعد میں آئیں گی انہیں بعد میں, اور اگر بعد میں آنے والی کسی درخواست کو پہلے ہی سماعت کے لیے فکس کیا جائے گا تو اس کی باقاعدہ ریزننگ دینی ہوگی ججز کو. تو یہ ایک اس میں اور ترمیم کی گئی ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو مین مقصد تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو دوبارہ اختیارات زیادہ مل گئے ہیں, اور اس کی اب وجہ کیا ہے. اس کی جو اب وجہ بنیادی نظر آ رہی ہے وہ 3-4 معاملات ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ 63A آرٹیکل کی جو تشریح ہے اس کا کیس جو ہے اب قاضی صاحب جلدی فکس کریں گے, اور اس میں اپنی مرضی کے بینچ بھی بنا لیں گے, اور اس میں پھر یہ کریں گے کہ فلور کراسنگ کی اجازت دے دیں گے. اس سے ہوگا یہ کہ مولانا اگر نہیں بھی مانتے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مزید توڑ تاڑ کے یا کوئی بھی جو بھی ادھر ادھر اپنی پارٹی کے مرضی کے خلاف ووٹ کرنا چاہے تو وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ کر سکے گا ممبر. تو یہ ایک شک جو ہے اس کی تشریح بدلوا لی جائے گی چیف جسٹس صاحب سے. دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے جس کو فکس کروایا جائے گا وہ معاملہ ہوگا یقینی طور پر مخصوص نشستوں کی نظر ثانی اپیل کا, اور اس سلسلے میں پھر سے کوشش یہ ہوگی کہ جب وہ اپیل لگے فکس کریں تو اس میں بھی قاضی صاحب اپنی مرضی سے بینچ بنا سکیں, اور پھر اس کا فیصلہ تبدیل کروا کے حکومت کو 2/3 میجورٹی دے دی جائے. تو دوسرا ان کا جو ایک مین مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے ہیں, تو ان کیسز میں بھی مقصد یہی ہے کہ قاضی صاحب کے سامنے جو بھی یہ کیسز لگیں آگے بھی آنورڈز بھی, یعنی اگر انہیں ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے, جو کچھ بھی صورتحال رہتی ہے, تو اس صورت میں بھی یہ جو معاملات ہیں یہ قاضی صاحب کے سامنے جب آئیں وہ اپنی مرضی کے بینچ بنائیں اور پھر ان سے مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے اگینسٹ. تو یہ ساری ان کی پلاننگ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ اگر اسی ساری سازشوں سے یہ 2/3 میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ نئی آئینی عدالت بھی نہیں بنائیں گے. یہ پھر اسی طرح قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے کر کوشش کر لیں گے کہ جی ہم یہیں پہ معاملے کو چلاتے رہیں, اور اگر انہیں لگا کہ منصور علی شاہ صاحب کے حق میں کوئی تحریک چلنے والی ہے یا کوئی زیادہ اس چیز کے اوپر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر یہ وہ والا کام بھی کر لیں گے کہ آرام سے آئینی عدالت بنائیں گے اور اس میں پھر قاضی صاحب کو شفٹ کر دیں گے ان کے ہم خیال ججز کے ساتھ. تو اس طریقے سے یہ پورا ایک ان کا پلان ہے, اور یہ 2/3 میجورٹی حاصل کرنا سب سے پہلی چیز ہے کیونکہ یہ سب کام کرنے کے لیے انہیں 2/3 میجورٹی چاہیے. اب 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چینج کیا ہے, اور اس سے اب یہ کرنا یہ جا رہے ہیں کہ اب جب آگے قوی امکان یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں دوبارہ حکومت کوشش کرے گی کہ کسی طرح یہ ترامیم جو ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے ان کو دوبارہ سے ٹیبل پہ لے آیا جائے, اور اس سلسلے میں ہوم ورک جو ہے وہ پہلے سے تیار کر لیا جائے. اس سلسلے میں اب 2-3 جو چیزیں اور ہونے جا رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو علی گوہر بلوچ صاحب کی جو نشست تھی تاندلیاں والا کی, اس کے اوپر اگرچہ سپریم کورٹ نے ہی ان کی اپیل خارج کر دی تھی اور وہ جو سیٹ تھی وہ سعد اللہ بلوچ صاحب کے پاس ہی رہی تھی, پی ٹی آئی کی وہ سیٹ تھی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, اس پہ ری کاؤنٹنگ کی اپیل کو علی گوہر بلوچ صاحب کی, لیکن اب انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے, اور اب یہ جو اپیل ہے اس کو قاضی صاحب خود سنیں گے اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ آئے گا وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا ہوا ہے کہ فارم 45-47 کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال اب نظر یہ آ رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے یا یوں کہہ لیں اپنے نئی آئینی کورٹ کے لیے جو محض ان کے لیے بنائی جا رہی ہے اس کورٹ کے لیے اپنی سیٹیں بھی خود ہی اب پوری کریں گے. یہ بیڑا بھی انہوں نے خود ہی اٹھا لیا ہے کہ بھائی نالائکو تم لوگوں سے تو 2/3 اکثریت پوری نہیں ہوئی, تو اب
अब मैं ही तुम लोगों को 2/3 अक्सरियत पूरी करके दूंगा। अब एक एक सीट जो है वो काजी साहब खुद ब खुद चुनेंगे और वो मज़ीद सीटें भी जाएंगी। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी एक नई गेम चलाने की कोशिश की गई है। और उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने ये किया है कि पीटीआई की कुछ 23 नशिस्तें हैं जो कि इन्हें मिलनी है, और जाहिर है वो सारी फिर नंबर गेम ही बदल जाएगी। अगर वो वापस हुकूमत को मिलती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी तो उनके पास आ ही जाएगी। अब आज इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से जो नई लिस्ट जारी की है पार्टी पोजीशन की कौमी असम्बली में, उसमें पीटीआई को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया था कि वो ना सिर्फ ये कि पार्लिमानी जमात है बल्कि 39 मेंबर जिन्होंने शुरू में ही एफिडेविट जमा करवा दिए थे वो पीटीआई के ही हैं, और बाकी 41 को उन्होंने फिल वक्त के लिए आज़ाद छोड़ा था और कहा था आप भी अपने जमा करवा के उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने अब क्या किया कि टोटल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा के रख दिया है और नई जो पार्टी पोजीशन आई है उसमें से पीटीआई को टोटल माइनस कर दिया। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टी पोजीशन जारी की थी उसमें 39 पीटीआई के मेंबर मान लिए थे, लेकिन आज जो नई लिस्ट जारी की गई है नेशनल असेंबली की सेक्रेटेरिएट से, उन्होंने पीटीआई को टोटल पार्लियामान से आउट कर दिया है और दोबारा वो जो मेंबर्स हैं सारे 80 वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खाते में लिख दिए हैं। दोबारा से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC के सामने 80 मेंबर्स लिख दिए हैं, जबकि 8 लोग जो हैं वो लिखा हुआ है कि पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट हैं और ये आज़ाद हैं। ये वही वाले हैं उमर अयूब वगैरह जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने जो एफिडेविट थे वो जमा उस वक्त नहीं कराए थे। तो इस तरह से इन्होंने ये काम करके वापस जो 8 फरवरी के बाद इन्होंने अपनी तरफ से एक असेंबली की पोजीशन बनाई थी वही पार्टी पोजीशन इन्होंने अपने तौर पर दोबारा बहाल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अब ये करने का मकसद बज़ाहिर ऐसा भी लग रहा है कि ये एक तरह से दबाव बढ़ाने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर तफसीली फैसला जारी करें दबाव में आकर, और जो ही वो तफसीली फैसला जारी हो तो उसके बाद फिर काजी साहब जो हैं उसको फौरी तौर पर नजरसानी के लिए फिक्स कर सकें समाअत के लिए, और फिर वहाँ पर वो अपनी मर्जी के बेंच भी बनाएं और अपनी मर्जी के जजेस के साथ जो है उस फैसले को रिवर्स कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पर जो है इसका एम वाज़ेह है, नज़र आ रहा है। और हुकूमत इस सिलसिले में अब कोई आर या शर्म महसूस नहीं कर रही कि हम ये अब करेंगे तो कोई क्या कहेगा। मतलब टोटल जिसको आप कहते हैं ना कि उन्हें अब इस चीज़ की रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फिक्र नहीं है कि हमारी सियासी साख क्या हो रही है, कोई हमारे ऊपर कितनी तनकीद कर रहा है, हम कितनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ये चीज़ें अब उनके लिए मायने नहीं रख रही। हसनात मलिक साहब ने शुरू में ही एक बहुत अच्छा जुमला कहा था, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उन्होंने कहा था कि जो काजी फायज ईसा हैं वो इस निज़ाम की गारंटी हैं। इस निज़ाम को उन्होंने ज़मानत दी हुई है कि वो जब तक रहेंगे तो ये निज़ाम भी बचा रहेगा, और ये बात हद दर्जा दुरुस्त साबित हुई है हर लम्हे के ऊपर। और यही वजह है कि अगर हुकूमत को कितना भी कोई बुरा काम क्यों ना करना पड़े, अपना मुंह काला करवा के गधे के ऊपर क्यों ना बैठना पड़े, ये भी कर गुजरेंगे काजी साहब को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि काजी साहब रहेंगे तो उनकी हुकूमत रहेगी, क्योंकि वो इनके तमाम डीड्स के ऊपर जो ये वारदातें डाल रहे हैं उनके ऊपर एक कवर फ्राहम कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानूनी जवाब फ्राहम कर देते हैं, पूरी सहूलतकारी कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका अभी तक सेटअप चल रहा है। तो काजी साहब को ये अपने साथ नत्थी रखने के लिए नई कोर्ट बनानी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, कितने ही कानून बदलने पड़े, नई तरमीमें करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये कर गुजरेंगे, और आज करके कल दोबारा रिवर्स करना पड़ेंगे, ये भी कर गुजरेंगे। ये इस हद तक बेबस भी हैं और पागल भी हैं और इस हद तक बेशरम भी हैं। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जो अब देखना है वो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का, कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है 2 चीज़ों का, उसके ऊपर वो रिएक्ट कैसे करती है। पहली चीज़ ये कि क्या वो वाकई दबाव में आके फौरी तफसीली फैसला जारी कर देंगे, और या दूसरा जो मामला है देखने का वो ये कि जो उनके फैसले की तौहीन की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले की तौहीन की गई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है। कि उन्होंने जब फैसले में ये लिख दिया कि ये पीटीआई के मेंबर थे और पीटीआई पार्लिमानी जमात थी भी और है, तो आप इनके मेंबर्स को इन्हीं के नाम से यहाँ पर बाकायदा डिक्लेयर करेंगे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया भी, और फिर इन्होंने उनका अपनी मर्जी से फैसला उड़ा के अपनी मर्जी से SIC में उन्हें दोबारा डाल दिया। तो इसकी सज़ा तो भुगतना पड़ेगी। ये तो एक सीधा
क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सीधा सीधा तौहीन अदालत है। और इसके ऊपर तो अब आपको आमने सामने सीधे आप आ गए हैं, तो अब ये देखना होगा। जाहिर है आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये तो फिर होगा। और इसमें अब हमें एक नज़र आएगा कि तसादुम की कैफियत और वो अब किस रुख पे निकलेगी, उसका रिजल्ट क्या होगा वो देखने वाला होगा। क्योंकि उसके बाद हुआ ये है कि जो मुख्तलिफ स्पीकर हैं उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे गए हैं। सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली, इनके तो ख़त ये हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान का तो मेरे ख्याल इतना रौला भी नहीं है, बाकी जो 3 हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें मखसूस नशिस्तें जो वापस हुकूमत को आपने पहले दी हुई थी वो वापस उन्हें अलॉट कर दी जाएं। तो उन्होंने तो ये ख़त लिखे हैं क्योंकि जी उन्होंने उस पर बुनियाद ये बनाई कि कानून अब नया जो बना है इलेक्शन एक्ट में, उसके तहत अब ये नशिस्तें दोबारा हुकूमत का हक बनती हैं, तो लिहाजा इन्हें वापस की जाए। जबकि केपी असम्बली के भी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इसके ऊपर अब आपको फौरी तौर पर अमल दरामद करना है और इसलिए आपको ये चाहिए कि नशिस्तें पीटीआई के मेंबर्स को अलॉट कर दी जाएं। तो अब सब ने अपने अपने मर्जी के मतलब निकाल कर जो है वो खत लिख दिए इलेक्शन कमीशन को। इन खतूत की वैसे तो कोई हैसियत नहीं है, असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है जो ये सारी कार्रवाई डाली गई है। और जाहिर है अगर सबको नज़र आ रहा है, हम सब समझ सकते हैं, तो क्या उन जजेस को पता नहीं चल रहा जिनके खिलाफ ये साजिशें बुन रहे हैं, तो वो इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करेंगे, वो तो बहरहाल ताकत भी रखते हैं। तो ये एक मामला जो है वो देखने लायक होगा। बाकी अब आ जाते हैं कि सड़कों पर जो मूवमेंट चल रही है उस हवाले से पीटीआई काफ़ी चार्ज है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि कैंपेन भी बड़ी ज़ोरदार तरीके से की जा रही है। अगरचे उनके लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कुछ लगे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब जो दूर से आने वाले काफ़िले हैं वो रवानगी के मराहिल की तरफ हैं। बाजौड़ से काफ़िला निकल रहा है, बलूचिस्तान वाला काफ़िला निकल रहा है और अब ये जो मामलात हैं कि मुख्तलिफ लीडर्स इनके नज़र आना शुरू हो गए हैं पंजाब में वापस। नईम पंजोता साहब आज मीनार पाकिस्तान पहुंचे भी हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दफ़ा 144 लगा दी है और कंटेनर्स वगैरह सब पहुंचा दिए गए हैं और किला वगैरह वाली जो साइड है, लाहौर की शाही किला वाली साइड, वो सारी इन्होंने बंद कर दी है। और ये जारी की गई है उसकी एलामिया में जो रीज़न है कि जनाब वहाँ पे कुछ हम काम वाम करवा रहे हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल वो भी बंद कर दिया गया है। तो ये अब बेसिकली उसको सील करेंगे सारा जलसा गाह को ताकि कोई पहुँच ना सके, लेकिन आज तक के लिए कुछ रास्ते ज़रूर खुले हुए हैं जहाँ से गुजर के पहुँचा जा सकता है। अब रात तक क्या सिचुएशन होती है ये जब जाहिर है इन्होंने टाइम पूरा गेन किया है, अब जब डीसी साहब इनकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट करेंगे उस वक्त वो टाइम होगा जब कोर्ट्स भी बंद हो चुकी होंगी। तो अगर डीसी साहब इनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर चुके होंगे तो फिर इनके पास वो ऑप्शन भी नहीं होगा कि ये फौरी तौर पर अदालत पहुंच जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो जलसा है ये बहरहाल हुकूमत की इजाज़त के ख़िलाफ़ ही जाके पीटीआई को करना पड़ेगा अगर उन्होंने करना है, जो कि वो कह रहे हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इजाज़त मिले ना मिले, हम फिर भी जलसा करेंगे। तो ये अब एक अगेन तसादुम की कैफियत है, इस तरफ भी, सड़कों पर भी, अदालतों में भी। और फ़िलहाल अब दोनों जो फरीक हैं हमें लग रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत पीटीआई से नबर्द आज़माए तो दूसरी तरफ अदालतों से नबर्द आज़माए, और दोनों तरफ हुकूमत जो है वो अपनी ताकत और मसल्स दिखा के कोशिश ये कर रही है कि अपने आप को सेव कर सके, लेकिन इसमें क्या उसकी कामयाबी होती है नहीं ये अभी आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। बाकी जासिम जट्टा साहब के बारे में मैंने बताया था, उनका अकाउंट मैंने आपको बताया था कि सस्पेंड हुआ कुछ देर के लिए, फिर कुछ ट्वीट्स डिलीट हुई, तो उनके भाई और वालिद जो हैं उनको छोड़ दिया गया, वो अब वापस घर आ गए हैं। तो मसला फिर वही था कि उनके ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट्स जो हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम था और वो डिलीट करवा के उनके घर वालों को छोड़ दिया गया है। सनम जावेद के जो वालिद हैं उनको अभी तक कहीं अपीयर नहीं किया गया किसी कोर्ट में, और उसके बाद अब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी वालदा काफ़ी परेशान थी और वो कही थी कि कुछ नहीं उन्हें पता कि किस थाने में उन्हें रखा गया है। तो अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब इस पे उस तरीके से लोग हैरान भी नहीं हो रहे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें इतनी न्यू नॉर्मल कर दी हैं पाकिस्तान में कि आपके लोग घरों में आकर उठाए जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं,
بدتمیزی کی جاتی ہے ماؤں بہنوں کے ساتھ، یا گھر میں کوئی بھی فیملی ممبر کو اٹھا کے لے جایا جائے، یہ سب چیزیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب روٹین کی خبریں بن گئی ہیں ہمارے لیے. جو پہلے کبھی کوئی ایک کسی کے ساتھ ہوتا تھا تو آپ سوچتے تھے کہ پورا دن اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اب یہ کتنا انہوں نے کامن کر دیا ہے کہ اب ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے. تو یہ حالت جو ہے وہ اس ملک کی کر دی گئی ہے. بہرحال جی، اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے.